Okay, so hello everyone. Very good morning to all of you guys, and I really hope that everyone is doing good. Welcome to आशीष मलिक सिविल सर्विस क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे जीएस बैच में एक नया सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट जिसका आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। मैं पढ़ाने के लिए वेट कर रहा था, आप लोग पढ़ने के लिए वेट कर रहे थे। सो नाउ फाइनली वी आर हियर, और अब जरा इसके बारे में बात करेंगे। सो द सब्जेक्ट इज इंडियन इकोनॉमी। आई नो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये सब्जेक्ट, थोड़ा कंसेप्चुअल है, क्योंकि ऐसे कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी में जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एट द सेम टाइम, क्या इंडियन इकोनॉमी को ना पढ़ना ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स वी हैव टू रीड इट एट एनी कॉस्ट, और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर आप देखिएगा समझेगा तो इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी चीज है, या कोई भी इकोनॉमी का टॉपिक ऐसा है जिसका रियल लाइफ इंपैक्ट आपके और मेरे ऊपर होता है। हम माने ना माने, पढ़े ना पढ़े, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंपैक्ट हमारे ऊपर होगा अल्टीमेटली। इकोनॉमी समथिंग विच इज वेरी रियल, एंड इकोनॉमी समथिंग विच इज हैपनिंग ऑन एवरीडे बेसिस। हमारे ऊपर हर रोज फर्क पड़ने वाली चीज है इकोनॉमी। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा इस पूरे कोर्स में मैं आपको जितनी आसान भाषा में हो सके, जितना सिंपल मैं कर सकूंगा कॉन्सेप्ट्स को, उतना सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करेंगे। इंडियन इकोनॉमी जो है, बिकॉज ये सब्जेक्ट जो पूरा का पूरा, इसमें बहुत दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी जो है उसको दो तरीके से समझना चाहिए। एक आपका स्टैटिक पार्ट होता है, एक डायनेमिक पार्ट है। ऐसा भी मत समझिएगा कि जो हम क्लास में पढ़ेंगे उसके ऊपर आपको अपडेट नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। सो इंडियन इकोनॉमी का भी मैं सिलेबस डिस्कस करूं, थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताऊं उससे पहले लेट मी टेल यू कि इंडियन इकोनॉमी को आप दो हिस्सों में पढ़िएगा, और इस हिसाब से इसको कवर करके चलना है कि भाई एक मेरे पास स्टैटिक पोर्शन है, एक मेरे पास डायनेमिक है। तो इसके जो भी स्टैटिक सिलेबस है, जो स्टैटिक पार्ट है, वो तो हम क्लास में कवर करेंगे। तो ये वाला जो पर्टिकुलर कोर्स है हमारा, इस कोर्स में सारा स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपका इकोनॉमी का डायनेमिक पार्ट है। डायनेमिक पार्ट वो है जो आपका करंट अफेयर बेस्ड है, जो आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते हो, कोई भी बड़ी पॉलिसी, इकोनॉमिक चेंजेस जो होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये सिलेबस जो आप ये वाला जब आप पढ़ोगे सब्जेक्ट, इसमें आपको ना दोनों चीजों पे नजर डाल के रखनी है। क्योंकि अगर आप एग्जाम में देखोगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, मतलब मुझे पर्सनल लगता है कि 40 to 50% जो पेपर आना है, 40 to 50% मैं बोल रहा हूं, वो एग्जाम आना है इस डायनामिक पार्ट के ऊपर बेस्ड। लेकिन द कैच इज कि सर ये फिर तो हम डायरेक्टली न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। करंट के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर के अलावा जो हम लोग मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, विजन आईएएस वगैरह का, तो हमारे मंथली करंट अफेयर से भी हो जाएगा सर, मंथली मैगजीन से हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ये डायनेमिक के 40-50% पार्ट को भी तो समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए ये स्टैटिक जो पार्ट है, भले इसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको कम मिले, लेकिन इसके ऊपर आपका सारा इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर टिकी हुई है। ये अंडरस्टैंडिंग जिस दिन बेटर हो गई, उस दिन आपको न्यूज़पेपर भी समझ में आ जाएगा, हर न्यूज को आप डिकोड कर लेंगे बड़े आराम से, बड़े प्यार से। तो हमारी भी कोशिश ये है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स के ऊपर डायनेमिक पार्ट पे तो हम लोग चर्चा करते हैं, ये तो हम साथ साथ कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम आपको इस कोर्स में स्टैटिक आपको ऐसा मजबूत बना देंगे कि आपको आपकी इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो बहुत अच्छे से क्लियर डेवलप हो जाएगी। और लेकिन साथ साथ आपको भी एक टास्क करना है। वो टास्क क्या होगा? आपका टास्क ये है, यहां पे हर सुबह 10 बजे 10 AM डेली आपकी क्लास होगी। मैंने 10 से 12 बजे का टाइम रखा है आपकी क्लास के लिए, 2 घंटे की क्लास है। डेली का 10 बजे का क्लास तो हम करेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे आपको इकोनॉमी के करंट को भी अपने लेवल पे प्रिपेयर करना है। आपको रोज न्यूज़पेपर में से भी इंडियन इकोनॉमी की खबरें पढ़नी है और जो भी आप मंथली मैगजीन वगैरह फॉलो करते हैं। तो ये डायनेमिक पार्ट मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूं। क्लास में
क्लास वर्क आपका स्टैटिक पार्ट रहेगा, और डेली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर से आप उस नॉलेज को अप्लाई जरूर करना, आपका एप्लीकेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ये दो पार्ट का आपको ध्यान रखना है। जहां तक सिलेबस की बात करेंगे, देखिए मैंने इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो भी आपकी यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं इंडियन इकोनॉमी की, उन सभी बुक्स को ही मैं रेफर कर रहा हूं। मैं मोस्टली जो डॉक्टर रमेश सिंह की आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने इंडियन इकोनॉमी का मोस्टली जो पार्ट प्रिपेयर किया था वो रमेश सिंह की बुक से ही किया था, या फिर एक उनके नोट्स आते हैं बहुत अच्छे, श्रीराम आईएएस के नोट्स मुझे अच्छे लगते हैं। ये दो सोर्सेज हैं जो मैंने पढ़े हैं। इसके अलावा मैंने इंडियन इकोनॉमी कहीं और से नहीं पढ़ी। यहां से मेरे जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, फिर बार बार न्यूज़पेपर पढ़ के और बाकी सब चीजों से नॉलेज हमारी बढ़ जाती है। पर जो मैंने मेरा स्टैटिक पार्ट कवर किया है, अभी मैंने लेटेस्ट ये ऑर्डर भी की थी, रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी जो है वो मैंने पढ़ी है, और उसी में से आपको ये पूरा कोर्स, तो आप जो भी पढ़ेंगे आप उसके सोर्स के ऑथेंटिसिटी की चिंता मत करें, बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और आप चाहें तो इस बुक को साथ साथ रेफर कर सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको अपना सोर्स बता रहा हूं कि मैं इस बुक में से जो है मैं आपको चीजें कवर करवाने वाला हूं। तो इसी का जो पूरा का पूरा आपका इकोनॉमी का जो सिलेबस बनेगा, जो स्टैटिक की हम बात करें, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। देखिए, पहले तो हम लोग बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ओके, इसको मैं जरा अपने इसको यहां रखता हूं। तो जब मैं बात करूंगा सिलेबस की, तो इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, करीब करीब इसमें आई थिंक इस बुक के अंदर कुछ 19-20 चैप्टर, 19 के करीब चैप्टर्स हैं। हम भी 19-20 चैप्टर्स में से ही पूरा इसी पैटर्न पे पूरा सिलेबस डिवाइड करेंगे। और इसके अंदर आपको हम बेसिक इंट्रोडक्शन, आज भी जो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर हमारा, इसमें हम आपको सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताएंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन इकोनॉमी के बारे में। जब मैं बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करता हूं कि भाई इंडियन इकोनॉमी में, और ये सिलेबस भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है, जीएस पेपर 3 जो आप दोगे तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मेरे को डालनी है। तो सिलेबस में सबसे पहले इकोनॉमी का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होती है ना, इकोनॉमेट्रिक्स क्या होती है। तो इकोनॉमी के बारे में और इकोनॉमिक्स के बारे में, दोनों के बारे में हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आपको जानने को मिलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। आपको जानने को मिलेंगे अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कैसे काम करते हैं वो आपको जानने को मिलेंगे। अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, वो सब आपको देखने को मिलेगा। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा, और वो है आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स हुए हैं। इकोनॉमिक सिस्टम्स में हम बात करेंगे मार्केट इकोनॉमी की। मार्केट इकोनॉमी जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, तो मार्केट इकोनॉमी की बात करेंगे। नॉन मार्केट इकोनॉमी जिसको सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा गया, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन विल ट्राई टू लर्न अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे भारत का, मार्केट इकोनॉमी जैसे यूएसए, नॉन मार्केट इकोनॉमी रशिया हो गया, चाइना हो गया, वो सब। तो ये हमारा आज का भी यही बेसिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी टाइम टाइम पे हम सिलेबस को इलाबोरेट भी करते रहेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके। उसके बाद हम आपको सभी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे। हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसे कैसे डेवलप हुई है। तो पूरा इवोल्यूशन है, पूरा इवोल्यूशन जो होगा हमारे इंडियन इकोनॉमी का, वो आपको इस कोर्स में जानने को मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी के इवोल्यूशन की मैं बात करूं, तो उसमें आपको इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से लेकर के पूरा जो आपका फाउंडेशनल पॉलिटिक्स वगैरह है, इसी में इवोल्यूशन के बाद यू विल आल्सो ट्राई टू लर्न अबाउट द प्लानिंग। जो अलग अलग हमने इकोनॉमिक प्लानिंग्स करी हैं, प्लानिंग हुई है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, उसके बारे में आपने सुने होंगे। 5 ईयर प्लान वगैरह आपने सुना होगा। उसके अंदर आपने डेफिनेटली आपने नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये सब टॉपिक्स हम जो है कवर करेंगे। तो ये प्लानिंग वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है।
यहाँ से 5 ईयर प्लान्स वगैरह का आपको गवर्नेंस रिलेटेड चीजें आपको समझ में आएंगी। उसके बाद वी विल ऑल्सो बी लर्निंग अबाउट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं भारत की इकोनॉमी में, उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। चाहे वो एलपीजी रिफॉर्म्स आपने पढ़े हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वगैरह हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ कोर टॉपिक्स आएंगे इकोनॉमी के। कोर टॉपिक्स में जैसे कि इन्फ्लेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एवरीडे आप पे मेरे पे असर डालता है। इन्फ्लेशन कैसे काम करती है, कितने टाइप की इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के रिलेटेड जो बिजनेस साइकिल्स होती हैं, आपने सुना होगा बिजनेस साइकिल्स में अभी इस इकोनॉमी में बूम आ गया है, अभी इकोनॉमी स्लो डाउन पे चली गई है, फिर अब ये रिसेशन पे जा रही है, डिप्रेशन पे भी जा सकती है, यहाँ से इसमें रिकवरी भी आ सकती है। तो बिजनेस साइकिल चलती है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हर इकोनॉमी में अलग अलग बिजनेस साइकिल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो हम समझेंगे। इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है, ये समझ में आ गया तो आपको न्यूज समझ में आने लग जाएगी। ये सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह क्या है, ये आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे, इन्फ्लेशन अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर। हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे एज अ सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी में विल टॉक अबाउट द इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कशन होगा, इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर बात होगी, अलग अलग इनकी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में के रिगार्डिंग सब कुछ जो आपके लिए नेसेसरी है वो हम आपको पढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर में सारा प्राइमरी सेक्टर आप कवर करोगे, इंडस्ट्रीज में सारा सेकेंडरी सेक्टर आप कवर करोगे, एंड यू विल आल्सो बी कवरिंग द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर जो है, सर्विसेज इन इंडिया है सर्विस सेक्टर, वो टर्चरी के अंदर आपको जो है कवर करने को मिलेगा। इसके बाद हमारा जो ये इसको मैं ऐसे डिवाइड करता हूं कि ये जो है आपका, देखिए यहां तक फर्स्ट 4 चैप्टर जो है, इसको आप कह सकते हैं दिस इज माय पार्ट ए। पार्ट बी जो है, दिस इज योर पार्ट बी, 5 से लेकर के 8 तक इज योर पार्ट बी। पार्ट सी में आपको जानने को मिलेगा कुछ अलग चीजें। पार्ट सी में हमारे जो टॉपिक्स निकल के आएंगे वो कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे टॉपिक्स जैसे विल लर्न अबाउट द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये थोड़ा बैंकिंग वाला पार्ट आ गया, जो बच्चे बैंक की तैयारी करते हैं वो ये जरूर पढ़ के जाएं। तो इंडियन जो है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अलावा फिर बैंकिंग सिस्टम, भारत का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है इसमें। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट में अगर आप देखिएगा तो फाइनेंशियल मार्केट्स में आपको रेगुलेटरी एजेंसीज और ये सब चीजें आपको जानने देखने को मिलेंगी। बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बैंकिंग सिस्टम में आप मॉनेटरी पॉलिसी से लेकर के बैंकिंग रिफॉर्म्स तक, बैंकिंग और बैंकिंग सेक्टर क्या है, कैसे काम करता है, एनबीएफसीज क्या होती है, कैसे काम करती है, वो सब चीजें आप पढ़ोगे। कैसे मनी मल्टीप्लायर जो है काम करता है, एसेट्स, लायबिलिटी वगैरह, और जो भी इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट जो भी होंगी वो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसी पार्ट सी में बैंकिंग के अलावा विल टॉक अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत के इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको पढ़ाई जाएंगी। एंड इसी में विल टॉक अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट, जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, तो सिक्योरिटी मार्केट के बारे में भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, कमोडिटी ट्रेडिंग, ये सब चीजें आपको, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, तो वो सब पार्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये पार्ट सी तक आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहे साथ साथ कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पार्ट 4 जो स्टार्ट होगा, या पार्ट डी जो होगा, उसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टॉपिक्स लाइक एक्सटर्नल सेक्टर्स इन इंडिया। इसमें हमारा जो फोकस है वो एक्सटर्नल सेक्टर्स के ऊपर है। एक्सटर्नल सेक्टर्स में अगर आप देखिएगा तो आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो इकोनॉमिक्स है, फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं, है ना, फॉरेन डेट क्या है, एक्सटर्नल डेट कैसे काम करता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनके रिगार्डिंग की जो पॉलिसीज हैं वो सब आपको, करंट अकाउंट, एक्सटर्नल सेक्टर में सब कुछ आ जाएगा। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। इसमें विल टॉक अबाउट द फॉरेक्स, भारत के फॉरेन रिजर्व्स के बारे में बात होगी, भारत के एक्सटर्नल डेट के बारे में बात होगी। इसके अंदर विल बी लर्निंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स, अलग अलग एक्सचेंज रेट, ये डॉलर और रुपए का क्या कैसे फिक्स करते हैं, तो वो सब जो एक्सचेंज रेट भी दुनिया भर के फ्लोटिंग है कि फिक्स्ड है, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा विल टॉक अबाउट द करंट, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात होगी, बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको सीखने को मिलेगा, सर आपने पढ़ा होगा करंट अकाउंट,
तो एक करंट अकाउंट क्या है, ये कैपिटल अकाउंट क्या है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, वो सब आपको देखने सीखने को मिलेंगी। इसी के अंदर एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आती है भारत में, वो एफडीआई है कि एफपीआई है, एफआईआई, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा इसी में विल लर्न अबाउट द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। इसी में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस की। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सर हम क्या पढ़ेंगे, ये सब आप पढ़ोगे जिसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब के बारे में, जितनी भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डब्ल्यूटीओ हो गया, ओईसीडी हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन सब के बारे में आपको ए टू जेड पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा हम बात करेंगे टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब इसको आप यहां पे चाहो तो खत्म कर सकते हो और यहां से शुरू कर सकते हो पार्ट नंबर ई। पार्ट ई के अंदर विल टॉक अबाउट द टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स वगैरह क्या है, उधर जीएसटी वगैरह, वैट, सर्विस टैक्स, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। टैक्सेशन के रिगार्डिंग, चाहे वो कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स हैं, उनके बारे में बात आपको करने को मिलेगी। कैसे टैक्स की चोरी की जाती है, प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन वगैरह के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सब आपको पढ़ाए जाएंगे। इसमें विल टॉक अबाउट द पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो। इसी पार्ट ई में पब्लिक फाइनेंस के बारे में भी बात की जाएगी। पब्लिक फाइनेंस में जो पूरा आपने देखा होगा कि किस तरह से बजट में, इसमें बेसिकली फिस्कल पॉलिसी हम लोग कवर करते हैं। फिस्कल पॉलिसी कैसे वर्क करती है, बजट कैसे काम करता है, उसमें रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, वो सब चीजें जो आती है ना, टोटल रिवेन्यू आ रहा है किस किस तरह से, एक्सपेंडिचर कैसे कैसे कर रही है सरकार, तो वो वाला पार्ट, पब्लिक फाइनेंस वाला पार्ट इसमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। और ये आपका मेन पार्ट, जो मेन टॉपिक्स आपके रहेंगे लास्ट में, क्योंकि जब तक हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे इसके बाद डेफिनेटली हमारा अगला वो आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा थोड़ी फरवरी के अंदर। तो इसी कोर्स में फरवरी के टाइम पे मैं इसमें 2 एडिशंस और कर दूंगा। एक जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा, इकोनॉमिक सर्वे को इसी कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा। ये कोर्स हमारा पहले खत्म हो भी गया तो इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। और फिर आपका जो है यूनियन बजट, तो जो भी आपका अब जो बजट आएगा आपका 2025-26 का जो बजट आएगा वो भी इसमें ऐड किया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें पूरा डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये एक ओवरव्यू आपको मिला, बेसिक आपको आइडिया लगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। अगर इकोनॉमी के सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो पूछिए, वरना मैं शुरू करता हूं आज का चैप्टर नंबर 1। सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक सिलेबस देखा है, एक बार मैं जानना चाहता हूं कि कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। और टाइम भी मुझे कंफर्म कर दीजिए। आई थिंक 10 बजे का टाइम ठीक है, सबके लिए फेवरेबल टाइम लग रहा है मुझे। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे चैप्टर नंबर 1 से, इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। सिलेबस क्लियर हो गया बच्चों? आपके हिसाब से कुछ छूट गया तो मुझे बता देना, अपडेट कर देना अगर आपको लगे कि सर कुछ पार्ट मिस हो गया। बट मेरे ख्याल से मैंने मोस्टली सारे ही जो टॉपिक्स हैं, मोस्टली सारे ही टॉपिक्स को मैंने जो है आपके कवर किया है। जीडीपी जीएनपी के कॉन्सेप्ट्स, हाँ इनमें आएंगे ना। जो जीडीपी जीएनपी ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बेसिक इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे आपके। ठीक है ना, सब सब कुछ छूटेगा ही नहीं ना। ए टू जेड, जेड टू ए, सब एकदम बढ़िया तरीके से आपको सब देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए तो अब जरा वी कैन स्टार्ट। एक बार हम देख लें, हमने आज का जो लेक्चर है ये बच्चों के लिए यूट्यूब पे भी डाल दिया था, डेमो लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिया था। थैंक यू सो मच मिस्टर शुभम, आपके इतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू सो मच। जो बच्चे जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। ओके चलिए, सो शुरू किया जाए हमारा आज का चैप्टर नंबर 1। अब देखो भाई, मैंने इस कोर्स के लिए मैं तुम्हारे को ये कोर्स बिल्कुल ओल्ड स्टाइल में पढ़ाने वाला हूं।
ब्लैक बोर्ड स्टाइल में, इसलिए मैंने इसका फोंट भी बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक बोर्ड स्टाइल में कवर किया है। तो स्लाइड व्लाइड नहीं है मेरे पास इस कोर्स के लिए, स्लाइड्स वगैरह तो जब अपडेट करता रहूंगा आपको मैं देता रहूंगा, और आपको बता ही दिया कि मैं खुद जो है बुक से ही आपको पढ़ के पढ़ा रहा हूँ, तो बुक रमेश सिंह को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाकी आपको क्लास नोट्स बनाने हैं। इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्लाइड्स और इन सब से मत पढ़िएगा, ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसको जितना कम कॉम्प्लिकेट करेंगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे अभी लाइव सुन रहे हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, इसके मेरे से क्लास नोट्स आप बनाते जाओ। जो हम साथ साथ क्लास में पढ़ेंगे ना, वो साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं। इकोनॉमी को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा इसके स्लाइड्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्लास नोट्स सबसे बेस्ट, मैं खुद भी इसके क्लास नोट्स ही बनाता रहा हूं, तो आपको भी मेरा सजेशन है, ठीक है। पेन कॉपी पेपर नहीं है तो प्लीज ले लो, और इकोनॉमी की क्लास में डेली आपको जो है क्लास नोट्स आपको बना करके चलने हैं। चलिए, तो चैप्टर नंबर 1 इज इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 जो है इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है, और बेसिक इंट्रोडक्शन तो क्या है, साथ में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीजें भी जानने को मिलेंगी, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो सर क्या है इकोनॉमिक्स, कैसे है? देखिए, बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स को कहा जाता है डिस्मल साइंस। इसको डिस्मल साइंस क्यों बोलते हैं? डिस्मल साइंस का मतलब होता है बेसिकली डिप्रेसिंग, इसको डिप्रेसिंग साइंस बोलते हैं, इसको पुअर साइंस भी कहा जाता है। उसका कारण है डिस्मल साइंस, और इसका बिकॉज हमेशा से इकोनॉमिक्स को माना गया इट्स अ रिडल फॉर कॉमन मैन। इसके ये इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, और उन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के चलते इट हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज रिडल फॉर अ कॉमन मैन, एंड आई एम श्योर इट इज नो एक्सेप्शन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऑल्सो। तो चाहे कॉमन मैन हो या आपके जैसे एस्पिरेंट्स हो, सबके लिए इकोनॉमिक्स एक हवा है। मेरे लिए भी थी, मेरा भी बैकग्राउंड बिल्कुल इकोनॉमिक्स का नहीं था, नॉन मेडिकल करके हम लोग ग्रेजुएट हुए थे। और मुझे याद है जब जिस टाइम पे मेरे कोर्स में इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई थी, 2 दिन पहले तक मेरे को इतना टेंशन था कि यार ये सिलेबस, ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड नहीं इकोनॉमिक्स का, हम सबको ही लगता है। बट लेट मी टेल यू, जस्ट लाइक एनी अदर जीएस सब्जेक्ट, ये भी बहुत सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं, हमें इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका एप्लीकेशन है। हमें कैलकुलेशन का टेंशन नहीं है इसमें कि ये रेट निकालो, न्यूमेरिकल नहीं है भाई। इसीलिए बेशक ये रिडल है, लेकिन आपके लिए इसको बहुत आसान हम कर देंगे, इस बात की आप चिंता मत करो। अच्छा, कई बार इसको डिस्मल साइंस के साथ साथ बहुत सारे क्रिटिक्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स एक फेल्ड सब्जेक्ट है, एक फेल्ड साइंस है। एक्चुअली इसको फेल्ड साइंस इसलिए कहा गया कि अगर इतनी ही अच्छी साइंस होती, अगर इतने ही अच्छे यूजफुल कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के होते, देन व्हाई 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस, जो ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया था लेमन ब्रदर क्रैश के बाद से, तो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हुआ? क्यों नहीं इकोनॉमिक्स, अगर इतनी इतनी काम की चीज है, तो फिर ये इस तरह के बड़े बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों नहीं बचा पाई? तो बहुत लोग इसको डिस्मल साइंस कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको फेल्ड साइंस भी कहते हैं, लेकिन ये बात आप या ना मानिए, स्टिल इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इनवैल्यूएबल रोल है इन मेकिंग अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। स्टिल इट हैज inevitable it has inevitable role in making world a better place। आप इसका मतलब समझिए क्यों भाई। इंटरनेशनल रिलेशन में दो ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया में, जो आप इंटरनेशनल रिलेशन देखते हो, इकोनॉमिक इंटरनेशनल रिलेशन दो ही चीजों पे काम करते हैं, एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट और दूसरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है?
ये दो ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन। तो कौन दोस्त कौन दुश्मन, ये आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और आपकी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे डिपेंड करता है। तो दुनिया भर में आज जो सारा ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, क्या ये जियो इकोनॉमिक्स के चक्कर नहीं काट रहा है? क्या आज हर कंट्री अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए नेशनल पॉलिसी नहीं बना रहा है? क्या भारत जैसा देश अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए ही तो किसके साथ कैसे डील करना है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? तो अल्टीमेटली आप माने या ना माने, पूरी जियो पॉलिटिक्स को ड्राइव करता है जियो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है, चाहे आप इसको जो मर्जी नाम दे दीजिए, ठीक है, कुछ कमियां होंगी, सब कुछ है, लेकिन इकोनॉमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस दुनिया को बेहतर बनाने में। इकोनॉमिक्स जुड़ी है ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ, इकोनॉमिक्स जुड़ी है नेशन बिल्डिंग के साथ। इकोनॉमिक्स ने ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाया है। तो इकोनॉमिक्स का जो रोल है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एंड आपके मेरे लिए फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, हमें इकोनॉमिक्स को कैसे समझना है, हमें इसके एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करना है फॉर द एग्जाम पर्पस। एग्जाम में आपसे इसीलिए इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ से लेकर के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज के अंदर हर जगह इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होता है। बड़ी बड़ी पॉलिसी मेकिंग से लेकर के डे टू डे तुम्हारे मेरे एवरीडे इश्यूज भी इकोनॉमी से जुड़े हैं। तो सर, अब इकोनॉमिक्स के बारे में इतना बता दिया है, तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। क्या होती है इकोनॉमिक्स? कोई बच्चा डिफाइन करना चाहेगा? एनीबडी हु वुड लाइक टू डिफाइन इकोनॉमिक्स? कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इट्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। इट इज सिंपली स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली आप बोलोगे अच्छा सर, पर ये तो बता दो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। भाई इकोनॉमिक वैसे तो देखा जाए, हमें हर एक एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व है, ठीक है, हर वो एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी which involves money seems to be, बहुत ध्यान से लिखिएगा, seems to be economic activity, but actually it is not। हमें लगता है कि हर वो एक्टिविटी जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं आपसे पूछता हूं, फॉर एग्जांपल, आपने 1,00,000 रुपए डोनेट करे, आपने 1,00,000 रुपए जो है डोनेट कर दिए, किसी चैरिटी में दे दिए। क्या इसमें मनी इन्वॉल्व है? हाँ, मनी तो इन्वॉल्व है। क्या डोनेट करना, चैरिटी करना, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी मानोगे? द आंसर इज नो, इट्स नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये कहना गलत होगा कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है हर वो एक्टिविटी जहां पैसा इन्वॉल्व है। सवाल है कि पैसा क्यों इन्वॉल्व है, अगर पैसे का मोटिव क्या है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी आप उसको मानेंगे जहां पे मोटिव ऑफ मनी और या मोटिव ऑफ द एक्टिविटी इज प्रॉफिट। अगर कोई भी एक्टिविटी प्रॉफिट ड्रिवन है, कुछ प्रॉफिट के लिए की गई है, कुछ गेन के लिए की गई है, देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिर्फ और सिर्फ पैसा इन्वॉल्व होने से कोई एक्टिविटी आपकी वो नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहला सकती। अगर आप डोनेट कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो उसमें बेशक पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन आपका वो नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नहीं मानेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इकोनॉमिक स्टडी करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है हर वो एक्टिविटी जहां पे पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन पैसा इन्वॉल्व है किसी प्रॉफिट के मोटिव। मोटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैसे के इन्वॉल्वमेंट के पीछे मोटिव क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं,
आपका बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑफ कोर्स। मैं अभी आपको कोर्स बना के बेच रहा हूं, ये मेरे अंदर मेरा प्रॉफिट इन्वॉल्व है ना। मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, आपको उसके बदले पढ़ा रहा हूं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यस, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर मैं फ्री में बच्चों को पढ़ाऊं, यूट्यूब पे भी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दूं, फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अगर मैं आप सब बच्चों को फ्री में पढ़ाऊं, यूट्यूब का भी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दूं, देन इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हर वो इकोनॉमिक हर वो एक्टिविटी जहां पे प्रॉफिट ड्रिवन मोटिव है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, अब एक मजेदार चीज, आपने 1 लाख रुपए डोनेट करे, चैरिटी में आपने दे दिए। अगर आप इस डोनेशन के बदले में इनकम टैक्स में रिबेट क्लेम करते हो, अगर आप इस 1 लाख रुपए के बदले इनकम टैक्स में रिबेट क्लेम करते हो, तो वो रिबेट क्लेम करना इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? फिर आंसर होगा यस। अगर आपने खाली डोनेट किया, चैरिटी किया, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन चैरिटी करके उसका क्लेम अगर आप इनकम टैक्स कम करने में करते हो, देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि अल्टीमेटली क्या चेंज हो गया? मोटिव बदल गया ना। सिर्फ चैरिटी करने का मोटिव अलग था, चैरिटी करके उसका इनकम टैक्स का क्लेम लेने का जो बेनिफिट लेने का जो मोटिव है, दोनों में फर्क आ गया। तो अल्टीमेटली पैसा इन्वॉल्व होना जरूरी है, लेकिन पैसे के मोटिव को भी आपको समझना है। सो इकोनॉमिक्स इज सिंपली स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पे मनी इन्वॉल्व है फॉर प्रॉफिट ड्रिवन फैक्टर्स। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चों? यस, ओके। 1930s तक कोई ऐसा, 1930s को आपको याद होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट साल माना जाता है। 1930s में दुनिया में एक बहुत भयानक प्रॉब्लम आई थी, द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन, आपको याद होगा, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आने वाला प्रॉब्लम था। इसका मेन जो फैक्टर था, इट इज बिकॉज ऑफ डिवास्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसा टाइम था जहां पे दुनिया भर की इकोनॉमीज प्लंज हो गई, दुनिया भर की इकोनॉमीज खराब हो गई, बर्बाद हो गई। अगर आपके इकोनॉमी में एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब आ जाए, किसी भी क्वार्टर होता है ना, पूरे साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं ना, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, तो 3-3 महीने के क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर 1 आपका चलता है अप्रैल से जून में, क्वार्टर 2 चलता है आपका जुलाई से सितंबर में, है ना, इस टाइप से। जब कभी भी आपके एक क्वार्टर के नंबर पिछले क्वार्टर से कम आते हैं, आप बोलोगे सर मैंने ना फर्स्ट क्वार्टर में 100 रुपीज का बिजनेस किया था, सर क्वार्टर 2 में मैंने सिर्फ 80 रुपए कमाए हैं, तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आपका 20 रुपए कम हो गया, राइट? इसको अगर एक क्वार्टर के रिजल्ट कम आते हैं, उसको स्लो डाउन कहते हैं, उसे कहते हैं स्लो डाउन। अगर लगातार आप बोलोगे चलो एक एक के आगे ठीक है सर, एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, अब क्वार्टर 3 आप बोलोगे सर थर्ड क्वार्टर में जो मेरा अक्टूबर से लेकर के और दिसंबर तक का क्वार्टर है, सर इसमें तो मैंने मुश्किल से 60 रुपए कमाए हैं, तो आपके और 20 रुपए कम हो गए। अगर लगातार 2 क्वार्टर के रिजल्ट कम आए, लगातार 2 क्वार्टर में आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, तब उसको कहते हैं रिसेशन। और अगर ये प्रोसेस रिपीट होने लग जाए, देन रिसेशन कन्वर्ट्स इनटू डिप्रेशंस। तो रिसेशन का भी एडवांस और बड़ा रूप आपका है डिप्रेशन। ऐसा ही ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में। उससे पहले तक ना इकोनॉमिक्स को कोई बहुत ज्यादा अलग से डिवीजन नहीं किया गया था, लेकिन आफ्टर दैट 1930s, आफ्टर 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद हमने इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस को क्लासिफाई किया। सो वी गॉट इकोनॉमिक वाज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड ब्रांचेस। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रॉड ब्रांचेस बनी। ब्रांच नंबर 1 जिसको कहा गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ब्रांच नंबर 2 जिसको कहा गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, सर मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है? मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है
है ना, ये चीज आपको अक्सर पूछी जाती है। सो ये इसको भी जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, मैक्रो माइक्रो का कंफ्यूजन आपका दूर कर देते हैं। ऐसे समझ लो कि मैक्रो के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप किन चीजों के बारे में बात करते हो। मैक्रो एक टॉप डाउन अप्रोच है, मैक्रो एक टॉप डाउन अप्रोच है जहां पे हम इकोनॉमी के ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है वी टॉक अबाउट द ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी सर, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, हम बात करते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम बात करते हैं और इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड जो बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं उन चीजें। तो इन्फ्लेशन, जीडीपी, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आर ऑल मैक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। माइक्रो कॉन्सेप्ट्स को कहा जाता है बॉटम अप अप्रोच। ये बॉटम अप अप्रोच क्यों है? बिकॉज माइक्रो जो है ना, इसमें इन्वॉल्व है, बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कंज्यूमर सेंट्रिक। ये आपके इंडस्ट्री सेंट्रिक, नेशन सेंट्रिक काइंड ऑफ थिंग्स। माइक्रो जो है ये पीपल ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ये कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी है। इसमें आती हैं लाइक चॉइसेस ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर क्या खरीद रहा है, क्या उसके चॉइसेस है, वो कंज्यूमर की चॉइस क्या है, कंज्यूमर की इनकम क्या है, तो जितनी भी जो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज एक्चुअली पीपल सेंट्रिक। पीपल और इकोनॉमी में बेटर है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर सेंट्रिक जो कॉन्सेप्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और नेशन ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके मैक्रो कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या, जैसे एग्जांपल समझ लो, अगर एग्जांपल है कि अगर मैक्रो है फॉरेस्ट, अगर मैक्रो है फॉरेस्ट, तो माइक्रो है उसके अंदर लगे हुए ट्रीज। समझ रहे हो? अगर मैक्रो फॉरेस्ट है, जंगल है, तो माइक्रो क्या है? माइक्रो फिर पेड़ है, माइक्रो ट्रीज है। मैक्रो के फादर किसको बोलते हैं, याद है? जॉन मेनार्ड केन्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो सर क्या मैक्रो माइक्रो साथ में काम नहीं करते? ऑफ कोर्स करेंगे। आप मुझे बताओ, क्या फॉरेस्ट और ट्री आपस में रिलेटेड नहीं है? ऑफ कोर्स, ये ट्री से ही तो मिलके फॉरेस्ट बना है। तो इनको दो ब्रांचेस में इसीलिए अलग अलग किया गया ताकि हम इनके ऊपर अलग अलग के ऊपर फोकस कर पाए, कंफ्यूजन ना हो। जहां पे नेशन पॉलिसी मेकिंग की बात हो तो वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी समझा जाए और इंडिविजुअल लेवल पे माइक्रो बिहेवियर भी समझा जाए। दो ब्रांचेस में अलग अलग डिवाइड करने का कारण था इकोनॉमिक्स को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड करना, इकोनॉमिक्स को सिंप्लीफाई करना, और अलग से ये समझ पाना कि किस तरह की इकोनॉमिक्स पे लोगों पे असर पड़ेगा और किस तरह की इकोनॉमिक्स से बड़े ब्रॉड लेवल पे इंडस्ट्रीज को, कंट्री को, उन पे असर पड़ेगा। तो दोनों ब्रांचेस को अलग अलग करने का मतलब ये नहीं कि दोनों आपस में डिपेंड नहीं करते, ऑफ कोर्स डिपेंड करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए, दोनों का इंटरडिपेंडेंस दिखाता हूं। मैक्रो लेवल कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन। भाई, अगर आपके देश में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, महंगाई बढ़ेगी, तो क्या कंज्यूमर की चॉइसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर एक चीज है, मैं आपको बोलूं कि भाई अचानक से भारत में चाय महंगी होगी, अचानक से टी बहुत महंगा हो गया है, चाय की कीमत डबल हो गई है, लोग चाय को छोड़ के कॉफी पीने लग जाएंगे। तो दोनों का रिलेशन है, समझ रहे बात को? हमारे देश के जीडीपी से पर कैपिटा इनकम पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ये मत समझना कि माइक्रो और माइक्रो रिलेटेड नहीं है, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, एब्सोल्युटली। इनको अलग अलग किया गया है जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमें पता हो कब हमें नेशन ओरिएंटेड पॉलिसी बनानी है, कब हमें कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसी बनानी है। और ये ब्रांचेस आपको 1930s के बाद, ग्रेट डिप्रेशन के बाद आपको देखने को मिली है। ठीक है ना? इसमें एक इंटरेस्टिंग और है, अदर देन मैक्रो माइक्रो,
मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो के अलावा देयर इज ऑल्सो अ थर्ड कोर एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बाद में इवॉल्व हुआ। अदर देन देम वी हैव द थर्ड कोर एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स भी है। और ये थर्ड कोर एरिया क्या है सर? इसको हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स। शायद ये टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, इकोनोमेट्रिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड थर्ड कोर एरिया इकोनोमेट्रिक्स। सर ये इकोनोमेट्रिक्स क्या है? कुछ नहीं, इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर व्हेन यू आर यूजिंग लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मेथड्स, when you simply apply, it means when you apply statistical and mathematical, जब आप स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मेथड्स का अप्लाई करते हो इन इकोनॉमिक एनालिसिस। कोई भी इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए when you are applying statistical mathematical methods, then we call it as econometrics। ये मेरे लिए कहां जरूरी है सर? एमसीक्यू, प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे कीवर्ड्स कभी कभी आ जाते हैं, तो प्रीलिम्स के कीवर्ड्स के लिए आप इसमें याद रखिएगा। अच्छा, मैं चाहता हूं आप लोगों से कि कम से कम, जैसे मैंने आपको मैक्रो और माइक्रो समझाया, तो मैक्रो और माइक्रो के मैंने आपको दो दो एग्जांपल दे दिए। इसके आई वांट यू गाइस टू गिव मी थ्री मोर एग्जांपल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं? गिव मी 3 एग्जांपल्स। सोचिए, पढ़िए, बताइए। माइक्रो के भी मुझे 3 और एग्जांपल दीजिए। 3 एग्जांपल नीचे कमेंट बॉक्स में आपके आ जाने चाहिए। क्लियर हो गया? अभी तक आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या है, अभी तक आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या है, और इकोनॉमिक्स के मैक्रो माइक्रो डिविजन्स के बारे में आपने देखा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है वो आपने पढ़ा। नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपने ये सब चीजें पढ़ी, नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दैट इज, सर इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है समझ में आ गया। इकोनॉमिक्स आपने बोला स्टडी ऑफ economic activities. Fair enough. But now our question is, what is economy? क्या इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स एक ही चीज है? बट व्हाट इज एन इकोनॉमी? इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में मुझे बताइए। आपको देता हूं 3-4 मिनट का ब्रेक, सोचिए और एक अच्छी सी डेफिनेशन सोच के मेरे पास आइए। इकोनॉमिक्स अगर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो इकोनॉमी की आसान भाषा में क्या होनी चाहिए डेफिनेशन? मुझे बताइए। आई एम गिविंग यू गाइस अ लिटिल ब्रेक ऑफ 3 to 4 मिनट्स। 3-4 मिनट का ब्रेक है, तो 3-4 मिनट के ब्रेक के बाद आई एम गोइंग टू गिव यू दी आंसर।
हाँ जी, रेडी हैं डेफिनेशन के साथ में? Economy tells how to use resources to produce and distribute goods and services in order to meet the needs of the society. Very good, Bhaskar. ओके, नैन्सी का भी बहुत अच्छा आंसर है. इकोनॉमी टीचेस अस हाउ टू यूज स्कैर्स रिसोर्सेज जुडिशियली इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ आवर सोसाइटी. अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है ना? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गई? जो बड़े लेवल पे, जो टॉप डाउन अप्रोच पे. टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या हो गया? ऊपर से पॉलिसी बनेगी, ऊपर से उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैगा जिसका धीरे धीरे असर आपको नीचे तक देखने को मिलेगा. अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ऊपर से, अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या ऊपर, उसका धीरे धीरे असर आपको नीचे रियल लाइफ में देखने को मिलेगा. नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम वाले सारे जो मुद्दे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, राइट. और मैक्रो के एग्जांपल तो दे दिए बच्चों ने, फिस्कल पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, राइट. और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गई? सीपीआई, पर कैपिटा इनकम, डिमांड सप्लाई, राइट. Economic system is the way nation makes economic choice about how nation will use. पर इकोनॉमिक सिस्टम कहां पूछा मैंने? अच्छा, ओ ओके, सुमिता का आंसर है एन इकोनॉमिक सिस्टम इज द वे. इकोनॉमिक सिस्टम्स तो हमें अभी पढ़ना है, इकोनॉमिक सिस्टम्स पे तो हम आएंगे अभी. इट इज अ वे ऑफ नेशन मेक इकोनॉमिक चॉइस अबाउट हाउ नेशन विल यूज द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमी. ठीक है, ठीक है, अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं बच्चे पार्टी के. चलिए जरा तो बात करते हैं कि इकोनॉमी क्या है और कैसे इसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल तरीके से समझने की भी कोशिश करते हैं. हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करना. इकोनॉमी इज सिंपली इकोनॉमिक्स इन एक्शन. व्हाट इज एन इकोनॉमी? मैं डिफाइन अगर करूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है आप ऑलरेडी जानते हो, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमी इज simply it's simply economics in action. वो आपकी इकोनॉमी है, ठीक है. अब ये इकोनॉमी जो है, देखिए, और ये हर लेवल पे ऑपरेट करती है, आप समझिए. इकोनॉमिक्स इन एक्शन का मतलब जो रियल में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उन सब का जो टोटल जो कलेक्शन है, दैट इज योर इकोनॉमी. आपके कंट्री, अच्छा, ये हर लेवल पे ऑपरेट करेगी. यू विल सी दैट इवन ये ऑपरेट करती है कंट्री के लेवल पे, ये ऑपरेट करती है कंपनी के लेवल पे, ये ऑपरेट करती है फैमिली के लेवल पे. आप समझ रहे हो? हर फैमिली की अपनी इकोनॉमी है, हर कंपनी की अपनी इकोनॉमी है, हर कंट्री की अपनी इकोनॉमी है. तो इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमिक्स इन एक्शन. हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन योर कंट्री, योर कंपनी, योर फैमिली. आपके परिवार में, देश में, आपके बिजनेस में कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं. बस यही है इकोनॉमी और कुछ नहीं है. ठीक है ना? वेरी इंटरेस्टिंगली कि इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स जो हैं, इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी जो थ्योरीज हैं वो तो सेम है, लेकिन डिपेंड करता है अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे. डिपेंड करता है कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग लेवल ऑफ इकोनॉमी आपको देखने को मिलता है. बट इकोनॉमी को सिंपली हमने बोल दिया इकोनॉमिक्स इन एक्शन, हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. ये इसमें भी ना 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर वी हैव द सेक्टर्स एंड टाइप्स. तो देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपने बोला इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स इन एक्शन, मगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं ये समझना बहुत जरूरी है. सो वी हैव द 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. ये बच्चे को पता है, आई नो, पर पढ़ाना एक बार जरूरी है. तो इकोनॉमी को हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक्चुअली उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को
हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो? जब जब मैं वर्ड यूज करूंगा इकोनॉमी, दिमाग में आना चाहिए इकोनॉमिक्स इन एक्शन। तो बेसिकली 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब आपके यहाँ पे जो पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हम सब जानते हैं 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। वी हैव प्राइमरी सेक्टर, वी हैव द प्राइमरी सेक्टर, we have the secondary sector, and we have the tertiary sector. प्राइमरी सेक्टर में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? इट इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, all economic activities that includes exploiting natural resources. हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे मेरे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए, वो सब मेरी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन का एग्जांपल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जब आप कर रहे हो, आप सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। अगर आप माइनिंग करते हो तो माइनिंग करने में यू आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल मिनरल्स ऑफ द अर्थ, तो माइनिंग हो गया। सिमिलरली ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि एग्रीकल्चर इज द ओनली प्राइमरी एक्टिविटी। ना, एग्रीकल्चर में भी सिर्फ प्लांट की बात नहीं कर रहा मैं। एग्रीकल्चर एज ए सेक्टर में एग्रीकल्चर के साथ में ऑल अलाइड एक्टिविटीज, मछली पाल रहे हैं तो भी एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक रेयरिंग है तो भी एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, सीरीकल्चर कर रहे हैं, वो सब एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ पेड़ पौधे लगाना नहीं, एवरीथिंग, रेयरिंग एनिमल से लेके सब कुछ। सो ऑल एक्टिविटीज जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज को आप डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करते हो, चाहे माइनिंग के थ्रू, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन। आप बोलोगे सर गैस नहीं किया, ऑफ कोर्स ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर, दिस इज व्हाट यू कॉल एज प्राइमरी सेक्टर। अगर आपके देश में ये प्राइमरी सेक्टर इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर ये आपकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सबसे ज्यादा लेबर फोर्स यहां लगा है, सबसे ज्यादा पैसा ये सेक्टर आपको बना के देता है, देन व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी योर कंट्री हैज? एग्रेरियन इकोनॉमी। अगर प्राइमरी सेक्टर आपके यहां पे डोमिनेट करता है, इफ इट dominate in sense of employing maximum number of people और गिविंग मैक्सिमम आउटपुट, आपके जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन प्राइमरी अगर है, डोमिनेट का मतलब समझ रहे हो ना? अगर ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है, देन दैट इकोनॉमी इज, इट शुड बी कॉल्ड एज द एग्रेरियन इकोनॉमी। ये वर्ड याद रखिएगा। अब कहीं पे भी आप किसी कंट्री के बारे में पढ़ें और वहां लिख दिया जाए कि भाई ये कंट्री में एग्रेरियन इकोनॉमी है, आपको मालूम है कि अच्छा इसका मतलब यहां प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है। देन कम्स द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है सर? हर वो सेक्टर जो आपने एक्सट्रैक्ट की, ये वो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे रॉ मटेरियल which was extracted out of primary, you are processing it. रॉ सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पे रॉ मटेरियल ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इज प्रोसेस्ड। जो भी निकाला, जो भी एक्सट्रैक्ट किया प्राइमरी में, अब उस रॉ मटेरियल को आपने कर दिया है प्रोसेस्ड। और ये प्रोसेस्ड करके ये दो तरह से हो सकता है। इंडस्ट्रीज जो आपकी हैं, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ओके। So all industrial activity, all manufacturing activity, construction activities also for that matter, even the
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो आप करते हो, घर वर बनाना सब, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। क्लियर? जहां पे ये सेक्टर डोमिनेट करे, जहां पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट सेकेंडरी सेक्टर करे, तो उस केस को कहा जाएगा भाई ये देश की इकोनॉमी कैसी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो फिर आपकी देश की इकोनॉमी कैसी हुई, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। क्लियर एवरीवन? अब आ जाइए टर्चरी में। टर्चरी सेक्टर कौन सा सेक्टर है सर, जहां पे सर्विसेज, it include the services provided in the economy, all economic activities related to services, all वहां बाहर होगा बेटा, अच्छा पर पापा ने लॉक कर रखा है ना, अभी देते हैं पापा, 10 मिनट्स में देते हैं, ठीक है, ऊपर से लॉक है, 10 मिनट्स में देते हैं पापा। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज related to providing services, all economic activities related to providing services। किस तरह की सर्विसेज सर, कौन सी सर्विसेज? वेल, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज को अगर देखिएगा, सभी तरह की सर्विसेज, एजुकेशन आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, आप बैंकिंग सर्विसेज देते हो, आपकी हेल्थ सर्विसेज हो गई, आपकी कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, ये सब ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द इकोनॉमी इज पार्ट ऑफ टर्चरी सेक्टर। अगर आपके इकोनॉमी में टर्चरी सेक्टर डोमिनेट करता है, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में 55% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का इज फ्रॉम टर्चरी, लेकिन इंडिया को पूरी तरह से सर्विस इकोनॉमी नहीं कह सकते, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इज स्टिल हाईएस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। भारत में 50% वर्कफोर्स प्राइमरी में लगा है, लेकिन 55% जीडीपी आता है टर्चरी से। तो इंडिया का तो केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्लियरली भारत ना तो पूरा एग्रेरियन है, ना पूरा इंडस्ट्रियल है, ना ही पूरा सर्विस बेस्ड है, हम लोग तो बड़ा मिक्स एंड मैच में चल रहे हैं। बट जहां पे टर्चरी सेक्टर डोमिनेट करे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल भी इसमें इन्वॉल्व हो, मैक्सिमम आउटपुट भी जीडीपी का यहां से आए, फिर उसको कहते हैं भाई ये सर्विस इकोनॉमी है। योर कंट्री इज अ सर्विस इकोनॉमी। आर वी क्लियर विद दीज थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, दीज थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी? प्राइमरी में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज आपने एक्सप्लॉयट कर दिए, उन नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस अगर मैंने कर दिया इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन में, तो सेकेंडरी। और अगर मैं मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सर्विसेज प्रोवाइडेड इंक्लूडेड है, हर सर्विस जो आपको मिलती है, क्या इलेक्ट्रिसिटी, क्या कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, सब तरह की सर्विसेज आप सोच लीजिए, दिस इज टर्चरी सेक्टर। ठीक है, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरा जॉब किस में आएगा? मैं प्राइमरी सेक्टर से नहीं हूं, मैं सेकेंडरी से भी नहीं हूं, आई एम फ्रॉम टर्चरी सेक्टर। मैं आपको एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाई करवा रहा हूं, राइट? तो मैं कौन से सेक्टर में कंट्रीब्यूट करता हूं, या मैं कौन से सेक्टर में माना जाऊंगा? मेरा काम शुड बी इंक्लूडेड इन टर्चरी सेक्टर। आई एम लाइक योर कोचिंग, टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ टर्चरी सेक्टर। इस टर्चरी सेक्टर को भी फर्दर दो और सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टर्चरी में सर्विसेज तो हैं, अब यहां पे टर्चरी के भी दो सब सेक्टर्स आते हैं जो आपको पता करने हैं। इवन द टर्चरी सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज। टर्चरी की सब कैटेगरी नंबर 1 को कहते हैं क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, और इसको दूसरे को कहते हैं क्वीनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर। ये टर्चरी के ही दो सब टाइप्स हैं, इसको अलग से अभी तक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का पार्ट नहीं माना गया।
इसको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का 4 और 5 का पार्ट नहीं माना गया, क्योंकि है इसमें भी सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो टर्चरी को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्वाटरनरी और क्विनरी। देखिए, क्वाटरनरी सेक्टर वो है जिसको हम आसान भाषा में नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं। क्वाटरनरी इज एक्चुअली द नॉलेज सेक्टर। सर नॉलेज सेक्टर कैसे? देखिए, इसके अंदर जितनी भी जो हायर एजुकेशन की आप बात करें, जो भी नॉलेज बेस्ड सर्विसेज हैं, नॉलेज सेक्टर का मतलब नॉलेज बेस्ड सर्विसेज, आपके साइंटिस्ट लोग, आपके रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वॉल्व है वो लोग, आपके कंट्री के साइंटिस्ट है ना, जो लगे हुए हैं, कोई इसरो में काम कर रहा है, कोई बड़े बड़े डिस्कवरीज कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर्स लोग, पीएचडी होल्डर्स, एजुकेशन में भी जो पीएचडी लेवल पे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो है आपका नॉलेज सेक्टर। क्वाटरनरी तो है, तो ये भी सर्विसेज, लेकिन इसमें बहुत हाई लेवल सर्विसेज होगी, नॉलेज बेस्ड सर्विसेज होगी। ये एक ऐसा सेक्टर है जो एक्चुअली डिफाइन करता है द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स तो सारे ही हैं। अगर मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं, मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, या मैं ट्रक चला रहा हूं, तो मैं ह्यूमन रिसोर्स तो हूं। लेकिन क्वाटरनरी में एक्चुअली व्हाट यू सी इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बहुत हाई है, क्योंकि ये ऐसे में से छोटे मोटे लोग नहीं है, ये आपके नॉलेज, आपके इकोनॉमी के नॉलेज सेक्टर से जुड़े। अगर कोई कंट्री इसमें चैंपियन करे तो फिर उसको नॉलेज इकोनॉमी कहेंगे। वी विल कॉल दैट एज नॉलेज इकोनॉमी। अगर आपकी ऐसी इकोनॉमी है, आपके ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जहां पे मैक्सिमम लोग रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग बन गए हैं, लोग इनोवेशन कर रहे हैं, जो इनोवेशन वाला वो रहता है ना, तो इवन इनोवेटर्स, जो इनोवेशन वगैरह हो रही है कंट्री में, वो सब क्वाटरनरी सर्विसेज का पार्ट माना जाएगा। अगर ये सेक्टर डोमिनेट करेगा, इकोनॉमी शुड बी कॉल्ड नॉलेज इकोनॉमी। एंड देन कम्स द क्विनरी। अब क्विनरी भी टर्चरी का पार्ट है। इसमें बेसिकली आपके वो सर्विसेज हैं या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जहां पे टॉप डिसीजंस आर मेड। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज वेयर top decisions are made. सर टॉप डिसीजंस मेड मतलब आपके फॉर एग्जांपल आपके सिविल सर्वेंट्स, फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री के पॉलिटिशियंस, जो आपके पॉलिटिशियंस है ना, पॉलिटिशियंस इन द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये जहां पे टॉप डिसीजन मेकिंग होती है, आपके सिविल सर्वेंट्स हो गए। ठीक है, आपके किसी प्राइवेट कंपनी के कोई बड़े सीईओ है ना, आपके सीएफओ, ये जो कंपनी के होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज के, एमएनसी कंपनीज के, तो ये लोग फॉर एग्जांपल रतन टाटा जी, अंबानी जो या अदानी टाइप लोग, वो सब आप अपने अपने फॉर्म्स, अपने अपने मैनेजमेंट के टॉप डिसीजन मेकर्स हैं। आपके कंट्री के सिविल सर्वेंट, सरकारी अफसर, आपकी कंट्री के नेता लोग, ये सब कहां है? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ क्विनरी सेक्टर, बिकॉज ये वो एक्टिविटीज है जहां पे देश के बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, देश की दिशा तय की जाती है। एक्चुअली में जो लोग क्विनरी में इन्वॉल्व हैं, क्विनरी और क्वाटरनरी, इन दोनों ही के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, इन दोनों सेक्टर्स को कहते हैं द ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी। बोथ आर राइटली कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी, अगर देखा जाए। इसलिए इनको अलग से, क्योंकि आप एक बात बताओ, सर्विसेज तो सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देना, ओला उबर में काम करना, ओला या कैब ड्राइव करना या बस ड्राइव करना, ये भी टर्चरी है। पर क्या आप ओला में ड्राइव कर रहे इंसान को किसी अदानी अंबानी से कंपेयर कर सकते हैं? मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि जिस पोजीशन में वो बैठे, डिसीजन मेकिंग पोजीशन में, तो ऑब्वियस इसलिए टर्चरी को फर्दर क्लासिफाई करना जरूरी था। तो टर्चरी के अंदर भी जो ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक वो जो नॉलेज सेक्टर है, एजुकेशन रिसर्च से जुड़ा हुआ सेक्टर है, क्वाटरनरी, और क्विनरी में आपके टॉप डिसीजन मेकर्स आ गए,
चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हो, ब्यूरोक्रेट्स, आपके सभी पब्लिक ऑफिसर्स हो, पॉलिटिशियंस, सीईओ वगैरह आपके हो, ठीक है ना, नंगे पैर नहीं बेटा। क्लियर एवरीवन? सो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो मैंने आपको समझाए। आर वी क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बेझिझक पूछिए, कोई चीज नहीं है समझ में आई तो बेझिझक पूछिए। आर वी क्लियर अप टू दिस पॉइंट एवरीवन? एक बेसिक सा मैंने आपको आइडिया दिया है अभी तक जो हमने कवर किया है। नाउ हमें अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलना है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिस्टम। ये बहुत मजेदार होने वाला है। 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ने हैं, मार्केट, नॉन मार्केट एंड मिक्स्ड मार्केट। तो व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अब बहुत मजेदार आपके डिस्कशन आए। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आसान लग रहा है ना इकोनॉमिक्स? हम सारा का सारा, अब देखो हम बिल्कुल स्लाइड्स के चक्कर में नहीं पड़ रहे। मैं भी आपको बनी बनाई स्लाइड दे सकता हूं, इंटरनेट से दुनिया भर का मटेरियल ढूंढ ढांड के चिपका के आपको दे सकता हूं। मेरे को लगता है जो जहां पे जरूरत होती है हम स्लाइड्स का यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स जैसे चैप्टर में, इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक में, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही स्टैटिक इंफॉर्मेशन ना हो, अगर मान लो कोई बहुत ही स्टैटिक इंफॉर्मेशन है तो मैं भी आपको स्लाइड दे दूंगा, लेकिन ये तो समझने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट। हाँ, तो ये एक ऐसा तरीका है इकोनॉमिक्स के लिए खास तौर पे। अब जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी को भी हम ऐसे पढ़ेंगे। हम क्यों कॉम्प्लिकेट करें पॉलिटी को, है ना? तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके पढ़ने का फायदा नहीं है। नोट्स मेकिंग के तरीके से पढ़िए, नोट्स मेकिंग आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। और ऊपर से जो आप मेरे साथ ये नोट्स बना रहे हो ना, ये आपके रिवीजन के लिए भी क्विक होंगे। मुझे पता है स्लाइड्स कोई रिवाइज नहीं करता, बाद में कोई बच्चा रिवाइज नहीं करेगा, लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि क्लास के साथ साथ अब इकोनॉमिक्स की जो न्यूज पढ़ोगे उसको अपने कोर्स के साथ रिलेट करिएगा। रिलेट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें एक इंटरेस्टिंग जो टॉपिक निकल के आएगा वो है सर द इकोनॉमिक सिस्टम्स। अब ये बड़ा मजेदार टॉपिक है सर, ये आखिर इकोनॉमिक सिस्टम्स बने कैसे, इन इकोनॉमिक सिस्टम्स का अपना क्या इतिहास है। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए हेडिंग, इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड देयर इवोल्यूशन अब देखिए, हम सब जानते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है इट डिपेंड्स ऑन सर्टन थिंग्स, राइट। जो ह्यूमन लाइफ है समवेयर इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन थिंग्स। वो सर्टेन थिंग्स क्या है? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो बहुत ही बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज है। तो हमारी लाइफ इन गुड्स और सर्विसेज पे टिकी हुई है, बात आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। और इनमें से इन ये गुड्स और सर्विसेज में भी 2 कैटेगरीज हैं। कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो बहुत असेंशियल हैं, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े नॉन एसेंशियल भी हैं। रोटी कपड़ा मकान असेंशियल सर्विसेज हैं भाई, चाहिए। रोटी कपड़े मकान के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? तो हमारी जो ह्यूमन लाइफ है इन असेंशियल और नॉन असेंशियल गुड्स और सर्विसेज पे टिकी हुई है। ह्यूमैनिटी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, जिसको इकोनॉमिक्स में कहा गया है द फर्स्ट चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी, सबसे पहला चैलेंज जो था ह्यूमैनिटी के लिए वो यही था, सवाल यही था कि आखिरकार हाउ टू एनेबल पीपल टू गेट दीज असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे बेसिक सवाल यही था, फर्स्ट चैलेंज, कि ये जो असेंशियल गुड्स और सर्विसेज है हाउ टू गिव इट टू पीपल। लोगों को कैसे ये असेंशियल सर्विसेज दी जाए, असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज कैसे दी जाए, ये सबसे पहला चैलेंज था ह्यूमैनिटी के सामने। चैलेंज क्यों कह रहा हूं मैं? चैलेंज इसीलिए कह रहा हूं भाई, जो भी
जो भी ये थिंग्स है, जो भी एसेंशियल आपके ये जो भी थिंग्स हैं, अल्टीमेटली आपने चलो फिगर आउट कर लिया, अभी ये एसेंशियल चीजें हैं, आपने एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को फिगर आउट तो किया, मगर उसके बाद सवाल ये था कि इन चीजों को बनाना भी है। फर्स्ट दे नीड टू बी प्रोड्यूस्ड, इनको बनाना पड़ेगा, पहला सवाल ये। दूसरा, बना दिया, सेकंड बिगेस्ट चैलेंज वाज टू सप्लाई देम, आगे इनको बनाना है, इनको सप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे सब तक पहुंचाया जाए। तो इन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चैलेंज था। और दूसरी चीज, एज अ कंट्री अगर आप सोचिएगा, या एज इकोनॉमी में 3 बेसिक सवाल होते हैं। ये बनाना और डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 बेसिक क्वेश्चंस which every this decisions, ये जो decisions है, decisions are based on 3 basic questions या 3 fundamental questions। 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे कि ये कैसे बनेंगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। पहला बेसिक सवाल ये होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला सवाल ये है कि क्या प्रोड्यूस करना है, ये कैसे डिसाइड हो कि इकोनॉमी में क्या पैदा करना है, क्या बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस इज द फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन। दूसरा बेसिक सवाल ये कि हाउ टू प्रोड्यूस। एक बार ये डिसाइड कर लिया कि अच्छा लोगों को ये जरूरत है, ये प्रोड्यूस करना है, दूसरा सवाल है कि हाउ टू प्रोड्यूस करोगे कैसे, तरीका क्या है प्रोडक्शन करने का। और तीसरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस करना किसके लिए है। समझ रहे हैं। सो किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी कंट्री को ये 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस कंसीडर करने पड़ते हैं बिफोर दे गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेंशियल गुड्स। तो एक तरह से एसेंशियल गुड्स के लिए ये 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस आर द प्री रिक्विसाइट जो आपको पूछना है। इनके जवाब मिल गए और इनके जवाब ढूंढने के चक्करों में ही दुनिया में अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स बने हैं। क्या ये 3 फंडामेंटल क्वेश्चन हमको समझ में आए? हाँ, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये फिगर आउट हो जाएगा, ये डिसाइड हो जाएगा, तो फिर हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब आज के टाइम पे प्रेजेंटली अगर आप देखिएगा, प्रेजेंट डे में ज्यादातर कंट्रीज ये डिसीजन जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ एंड फॉर हुम, ये डिपेंड करते हैं आपके मार्केट के ऊपर। ठीक है ना। तो व्हाट का आंसर आपको कैसे मिलता है मैं समझा देता हूं। जो ये क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस, इस व्हाट टू का प्रोड्यूस आपको आंसर ये मिलता है बेसिकली, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो भी प्रोड्यूसर हैं, वो इस बेस पे डिसाइड करते हैं कि हम उस चीज को बनाएंगे। प्रोड्यूसर्स डिसाइड इट ऑन व्हाट इज गोइंग टू गिव देम मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट। उनको मैक्सिमम प्रॉफिट किस चीज से मिलेगा, आज के प्रेजेंट डे सिनेरियो में जो चीज उनको हाईएस्ट प्रॉफिट देगी, मैक्सिमम प्रॉफिट देगी, मैं वही प्रोड्यूस करूंगा। अगर मैं बोलूं कि यार मैं ना आपको मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं, पर यार ज्योग्राफी के ज्योग्राफी की क्लास में मेरे पास 500 बच्चा है, इकोनॉमिक्स की क्लास में मेरे पास 400 बच्चा है, और यार हिस्ट्री की क्लास में मेरे पास 50 बच्चे आते हैं, एनवायरमेंट में मेरे पास 10 बच्चे आते हैं, तो आप मुझे लॉजिक से बताओ कि मैं किस चीज के कौन से कोर्सेज ज्यादा बनाऊंगा। जब मुझे पता है कि भाई ज्योग्राफी की डिमांड ज्यादा है, मैं ज्योग्राफी के कोर्सेज ज्यादा पैसे में बेच सकता हूं, मैं इकोनॉमी के कोर्सेज ज्यादा पैसे में बेच सकता हूं क्योंकि मुझे पता है उसकी डिमांड ज्यादा है, तो हो गया ना फैसला। समझ रहे हैं। कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट
वो चीज को प्रोड्यूस करता है जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, जहां ज्यादा। तो ये आपको सवाल का आंसर मिल गया। क्या प्रोड्यूस करना है, ये इस पे डिपेंड करता है कि क्या चीज मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकती है। दूसरा आपका क्वेश्चन था, दूसरा सवाल था, सर हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखो यार, हाउ टू प्रोड्यूस का जो सवाल है, इसका आंसर क्या होना चाहिए कि प्रोडक्शन हम करेंगे विद लीस्ट कॉस्ट प्रोसेस। कैसे प्रोड्यूस करना है, हमें प्रोड्यूस करना है यूजिंग लीस्ट कॉस्ट प्रोसेस। कोई भी तरीका जिससे मेरा कम से कम खर्चा हो, तो लीस्ट कॉस्ट प्रोसेस विल आंसर कि मैं किसी चीज को कैसे प्रोड्यूस करूंगा। अगर कॉस्ट को कम करना है तो अपने आप आपके तरीके निकल आएंगे किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। और किसके लिए प्रोड्यूस करें, तीसरा सवाल था ना, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो उसका आंसर ये निकलेगा आज के मार्केट कंडीशन के हिसाब से, किसके लिए प्रोड्यूस करें, फॉर कंज्यूमर्स हु कैन पे फॉर इट। फॉर कंज्यूमर्स, उन कंज्यूमर्स के लिए मुझे प्रोड्यूस करना है हु कैन पे फॉर इट, जो उस चीज के लिए पैसा दे सके। तो प्रेजेंट सिनेरियो में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस के आंसर्स आपको यहां मिलेंगे। क्या पैदा करूं, क्या बनाऊं, क्या प्रोड्यूस करूं जो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट दे, कैसे लीस्ट कम से कम खर्चे में मैं काम करूं, अपना कॉस्ट सेविंग के साथ काम करूं। किसके लिए बनाना है, कंज्यूमर डिमांड देखना पड़ता है, मार्केटिंग वाले यही तो करते हैं। ये कंज्यूमर के, आप आज पूरा का पूरा जो डेटा है, कंज्यूमर की चॉइसेस, कंज्यूमर क्या पहन रहे हैं, कंज्यूमर क्या यूज कर रहे हैं, किस चीज में उनका इंटरेस्ट है, ये कंज्यूमर के चॉइसेस ही तो है जिसके बेसिस पे कंज्यूमर को बोला जाता है कि आप ये खरीद लो, वो खरीद लो। तो किसके लिए प्रोड्यूस करना है, अल्टीमेटली इकोनॉमी में हर चीज का प्रोडक्शन करना है कंज्यूमर के लिए। ये कंज्यूमर ही है जो डिमांड लेकर के आएंगे और ये प्रोड्यूसर्स हैं जो उस डिमांड की सप्लाई करेंगे। तो अल्टीमेटली मार्केट के अंदर डिमांड कहां से आनी है, मार्केट में डिमांड कौन पैदा करेगा, ये कंज्यूमर। ये मांगेंगे मेरे से कि ज्योग्राफी के 500 कोर्स चाहिए, तो प्रोड्यूसर यानी कि मैं वो सप्लाई करके दूंगा। समझ रहे हो, जितनी ज्यादा डिमांड उसी हिसाब से सप्लाई। डिमांड नहीं है, सप्लाई ही सप्लाई है। कोई नहीं खरीदना चाहता मेरा कोर्स और मैं कोर्स पे कोर्स बनाए जा रहा हूं। एक लेवल के पास मेरे पास इतने कोर्सेज हो जाएंगे, मैं बोलूंगा यार 10% भी पैसा मिल जाए तो बहुत है। व्हेन सप्लाई इज टू मच एंड डिमांड इज लो, तो प्राइसेस अपने आप कूल डाउन हो जाती है। अब ये सपोज एक बॉटल है, ये एक ऐसी नायाब बॉटल है, मैं आपको बोलूं कि भाई एक ऐसी बॉटल है ये अगर आप अपने फेस पे लगाओगे, वैसे लेंस का सोल्यूशन है, लगा मत लेना, लेकिन मान लो ये लेंस का सोल्यूशन है, मैं बोलूंगा एक ऐसी चीज है, ये ऐसे लेंस का सोल्यूशन है जिस एक बार आप लगा के आपका 1 महीने तक आपका स्पेक्स खराब नहीं होगा। बड़ी यूनिक चीज हमने बना दी। अब कंज्यूमर को अट्रैक्टिव लगेगा। मैंने सिर्फ ये 10 बॉटल बनाई है, सामने खरीदने वाले 100 बंदे हैं, 100 बंदे लेना चाहते हैं, मेरे पास सिर्फ 10 बॉटल है। तो मैं बोलूंगा यार ये वैसे तो मैं 100 रुपए की बेचना चाह रहा था, अभी मैं 200 की भी बेचूंगा तो लेने वाले लोग हैं ना। तो मेरा पास सप्लाई लिमिटेड है, सामने खरीदने वाले बहुत लोग हैं, तो 100 क्यों, मैं 200 में बेचूंगा, मैं 300 में बेचूंगा, मैं इसका प्राइस बढ़ाता चला जाऊंगा, मुझे पता है कि खरीदने वाले लोग हैं। मैंने इस बात से खुश होके 100 बोतलें बना दी, लेकिन उस दिन खरीदने वाला कोई भी नहीं था। 100 बोतलें बनाई और खरीदने वाले मुश्किल से 50 लोग या 10 लोग आए। तो मैं आज तो इसको 300 रुपए में नहीं बेच सकता ना, मुझे पता है कि 100 रुपए में खरीदने वाले लोग नहीं है, 300 में कौन खरीदेगा। फिर मैं इस पर डिस्काउंट लगाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा इसको खरीद लो, आज तो ये 40 रुपए में भी दे दूंगा, 30 रुपए में भी दे दूंगा। जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है, डिमांड नहीं होती, तो प्राइसेस अपने आप गिरने लग जाती है। जब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है, तो प्राइसेस अपने आप बढ़ने लग जाती है। कोई भी प्राइस सप्लाई और डिमांड का गेम है। हर चीज की डिमांड और सप्लाई, यही मार्केट फोर्सेस है, जो आप इनको कहते हैं मार्केट फोर्सेस। सप्लाई एंड डिमांड इज कंसिडर्ड टू बी द मार्केट फोर्सेस। ठीक है ना। अब इसके हिसाब से ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको। अच्छा, अब सर ये तो चलो ठीक है, आपने ये डिसाइड कर लिया, ये 3 क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया।
अब एक और बेसिक क्वेश्चन था हमारे सामने इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने से पहले, यार प्रोडक्शन करना है, ठीक है, ये तो डिसाइड हो गया, मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि प्रोडक्शन के लिए मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा, मैं कैसे प्रोड्यूस करूंगा और किसके लिए प्रोड्यूस करूंगा, ये तो मैंने फिगर आउट कर लिया। लेकिन अब भी एक सवाल है, सवाल क्या है कि प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए आई नीड मनी। प्रोडक्शन करने के लिए फर्स्ट आई नीड टू एस्टैब्लिश, पहले तो मुझे क्या एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, मुझे कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी पड़ेगी, कुछ तो स्टार्ट करूंगा ना। सो आई नीड टू एस्टैब्लिश प्रोडक्टिव एसेट, मुझे कोई ना कोई प्रोडक्टिव एसेट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको पढ़ाने के लिए मोबाइल आपको बनाना पड़ा, हम कोचिंग सेंटर बनाते आपको पढ़ाने के लिए, तो वो मेरा प्रोडक्टिव एसेट होता है। जिनको कपड़ा बनाना है, क्लोथ बनाना, उनको फैक्ट्री सेट करनी पड़ेगी। तो ये इसको प्रोडक्टिव एसेट क्यों बोल रहे हैं मालूम है? क्योंकि ये वो चीज हमने बनाई है जिससे मेरा बिजनेस फ्लरिश करेगा, ये वो चीज हमने बनाई है जो प्रोडक्टिव है, जो मल्टीप्लाई, मनी मल्टीप्लाई करके देगी, इसलिए इसका नाम है प्रोडक्टिव एसेट। किसी भी प्रोडक्शन को करने से पहले आपको कोई ना कोई प्रोडक्टिव सेटअप करना पड़ता है, प्रोडक्टिव एसेट आपको बनाना पड़ता है। पर सवाल ये है कि ये इफ आई वांट टू सेट अप दिस प्रोडक्टिव एसेट, देयर इज नीड फॉर मनी, नो? अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनवाऊंगा? आप लोगों का फीस का पैसा तो बाद में आएगा ना, पर पहले तो मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी प्रोडक्शन को करने से पहले प्रोडक्टिव एसेट को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई सिस्टम हो सकता है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन, कैन बी एनीथिंग। आपको आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, पहले गाड़ी खरीदोगे ना, गाड़ी खरीदोगे तभी तो कैब चलाओगे। आपको सॉफ्टवेयर बनाने हैं, पहले लैपटॉप तो खरीदोगे। आपका जो लैपटॉप है वो आपका प्रोडक्टिव एसेट है, समझ रहे हो? मेरे केस में मेरा प्रोडक्टिव एसेट लैपटॉप है, लैपटॉप ही नहीं होगा तो मैं कहां से वीडियो बनाऊंगा? तो कोई भी वो चीज जो आपके बिजनेस को, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने में मदद करे, वो आपका प्रोडक्टिव एसेट है। लेकिन प्रोडक्टिव एसेट के लिए देयर इज नीड फॉर मनी, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज यू, दैट्स व्हाई यू नीड इन्वेस्टमेंट, दस नीड फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको पैसा चाहिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि प्रोडक्शन में ये तो फिगर आउट कर लिया क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, मगर सवाल ये था कि इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, पैसा कौन खर्च करेगा, हु विल इन्वेस्ट एंड व्हाई? देयर वाज नंबर वन क्वेश्चन, हु विल इन्वेस्ट एंड व्हाई? कौन इन्वेस्ट करेगा और क्यों इन्वेस्ट करेगा? इसका जो आंसर है, कौन इन्वेस्ट करेगा और क्यों इन्वेस्ट करेगा, इसका ही आंसर की वजह से we have got different types of economic systems। बात यहां पे आके अटक गई। ये तो सबने फिगर आउट कर लिया, ये तो कॉमन है, प्रोडक्शन में ये कॉमन है, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए, वो सबको सबके पास है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, क्यों करेगा, इसका जो जवाब था, उस वजह से अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स इवॉल्व हुए। अगर उसमें पैसा एक प्राइवेट इंडिविजुअल लगा रहा है, अगर ये इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, तो फिर वो मार्केट सिस्टम कहलाए, वो इकोनॉमिक सिस्टम कहलाएगा मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, या मार्केट सिस्टम, या मार्केट इकोनॉमी आप कह लीजिए। दैट विल बी कॉल्ड एज मार्केट इकोनॉमी, जिसकी वजह से क्या पैदा हुआ? कैपिटलिज्म। अगर ये पैसा, इन्वेस्ट करने वाला पैसा गवर्नमेंट का है, अगर स्टेट, गवर्नमेंट जो है, स्टेट अगर पैसा लगाएगा, प्राइवेट इंडिविजुअल लगाएगा, तो कैपिटलिज्म क्यों हुआ? क्योंकि उनका अल्टीमेट मोटिव क्या है? प्रॉफिट। कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर, कोई भी बिजनेसमैन अगर पैसा लगाएगा तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। उनकी उनकी हर बात, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, वो सब प्रॉफिट ड्रिवन होगा। दूसरी तरफ अगर स्टेट यानी कि सरकार
अगर सब कुछ कंट्रोल करे, सरकार ये डिसाइड करे कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, उससे पैदा हुआ नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी के ही प्रोडक्ट्स थे सोशलिज्म और कम्युनिज्म। जो सोशलिस्ट पूरा मॉडल है और कम्युनिस्ट जो मॉडल है, सोशलिस्ट में यूएसएसआर, कम्युनिस्ट में चाइना। यहां पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वेलफेयर है। आप क्यों यहां पे सारा सरकार क्यों डिसाइड कर रही है? क्योंकि आपका मकसद प्रॉफिट नहीं है, आपका मकसद है वेलफेयर। जैसे सरकार, भारत सरकार इंडियन रेलवे चला रही है, रेलवे प्रॉफिट में नहीं है सपोज, फिर भी रेलवे चलेंगी, क्योंकि रेलवे के थ्रू सरकार का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है भाई। सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि रेलवे के थ्रू मैं लोगों को कनेक्ट, लोगों को फैसिलिटी दूंगा कि नहीं दूंगा। तो मार्केट इकोनॉमी में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ड्रिवन आंसर्स देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम नॉन मार्केट इकोनॉमी में आपको वेलफेयर, रिसोर्सेज के ऊपर सरकार का कंट्रोल, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, जो डिसाइड करेगी सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन इन दोनों में कमियां भी है, दोनों के फायदे हैं पर दोनों की लिमिटेशंस भी हैं। और इन्हीं दोनों, और लेकिन ये दोनों सिस्टम बड़े एक्सट्रीम हैं। तो मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी के बीच में पैदा हुआ तीसरा मार्केट सिस्टम, जिसको कहते हैं मिक्स्ड मार्केट सिस्टम। इसमें कुछ ट्रेट कैपिटलिज्म के हैं तो कुछ ट्रेट सोशलिज्म के हैं। ये दोनों का मिक्सचर है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत। क्या इंडिया में सरकार खर्च नहीं करती? बिल्कुल। क्या सरकार कंट्रोल नहीं करती इकोनॉमिक रिसोर्सेज को? बिल्कुल करती है। लेकिन क्या भारत में प्राइवेट सेक्टर नहीं है? बिल्कुल है। तो इंडिया में क्या प्रोडक्शन करना है, प्रोड्यूसर्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दोनों इन्वॉल्व है। आपका पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। जहां पे दोनों मिलके काम करें वो मिक्स्ड इकोनॉमी का सेक्टर निकल के आएगा, जिसका एग्जांपल हम इंडिया के साथ समझेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब कैसे, अगर मैं आपको आसान भाषा में पूछूं कि सर डिफाइन करना एक बार इकोनॉमिक सिस्टम को, बहुत सिंपल टर्म्स में डिफाइन करेंगे। डिफाइन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब सिंपली डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी। इकोनॉमिक सिस्टम का सिंपल मतलब होता है द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इकोनॉमी, or you can say the way you are organizing your economic activities। आप कैसे अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप कैसे अपने इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये डिसाइड करता है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। और जो तीनों मेजर इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं उनको हमें पढ़ना है, वन बाय वन करके उन सबको हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें वी विल, कल हम स्टार्ट करेंगे, टुमारो वी विल स्टार्ट विद मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीनों चीजें आप पढ़ के आइएगा, आपका सिलेबस का पार्ट रहेगा। विल टॉक अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी, सॉरी पहले मार्केट इकोनॉमी, ये तीनों, these are three major types: non-market, and we have the mixed। और इन तीनों के ही वी हैव टू डील विद प्रॉज एंड कॉन्स। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो प्रॉज एंड कॉन्स सबके साथ में हम इसके करेंगे बिल्कुल डिटेल एनालिसिस। ठीक है, डिटेल एनालिसिस होगा इन सभी मार्केट इकोनॉमीज का। एक बार ये मार्केट इकोनॉमीज हम लोग कवर करेंगे तो फिर हमारा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक टॉपिक, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के बाद जो हमारा टॉपिक निकल के आएगा, फिर आपके आ जाएंगे जो नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपके फिर इनकम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, जिनमें मैं की कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाऊंगा। नेशनल इनकम, जीडीपी, एनडीपी क्या है, उसके अलावा ग्रॉस नेशनल, जीएनपी क्या होता है, नेट नेशनल इनकम वगैरह क्या है, इस तरह के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं फिर वो हम आपके स्टार्ट करेंगे। आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग अभी सेटअप बाकी है, बहुत कुछ अभी आपको सीखना बाकी है। चलिए सर बताइए, हाउ वाज द क्लास, जल्दी से मुझे
बता दो आज की क्लास आपकी कैसी रही, और जिन बच्चों ने हमें YouTube पे सुना है, YouTube वाले भी जरूर फीडबैक दें। YouTube वाले बच्चे भी जरूर बताएं कि आपको क्या ये तरीका ठीक पसंद आया इकोनॉमी पढ़ने का, और आपका फीडबैक क्या है। हाउ वाज द क्लास? वाज इट गुड? यस, लग रहा है हो जाएगा, लग रहा है हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बार अपने YouTube स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूं कि इकोनॉमी के कुछ डेमो लेक्चर्स मैं YouTube पे डालूंगा, तो कुछ डेमो लेक्चर्स के अलावा अगर आपको फुल इकोनॉमी का कोर्स मेरा सब्सक्राइब करना है, अगर पूरा का पूरा इकोनॉमी का कोर्स पढ़ना है, तो वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। फुल कोर्स के लिए हमारी एक बार मोबाइल एप्लीकेशन को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो प्लीज यहाँ पे नोट कर लें सभी यूट्यूब स्टूडेंट्स कि फुल कोर्स जो है, फुल कोर्स ऑन इकोनॉमी, इसके अलावा एथिक्स और ज्योग्राफी, ये तीनों कोर्सेज जो मेरे हैं दे आर एक्चुअली अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप। दे आर अवेलेबल ऑन हमारी मोबाइल ऐप। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना भाई। आशीष मलिक सिविल सर्विस क्लासेस के नाम से है, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगी, सीधा अपने लैपटॉप पे भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये अगर आपको फुल कोर्सेज चाहिए तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आप कंप्लीट जीएस बैच सब्सक्राइब करना चाहते हो, पूरा का पूरा जीएस बैच अगर आपको सब्सक्राइब करना है, अगर आपका टारगेट 2025-2026 है, तो उसके लिए भी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर देखिएगा। ठीक है, ये कुछ डेमो लेक्चर्स आएंगे, 4-5 लेक्चर्स आपको यहां मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स के लिए यू हैव टू गो and subscribe to our courses on mobile application. So that is all from my side. एक बार मैं YouTube वालों को बोल दूं थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब चैनल करना है, और अपना फीडबैक जरूर देना है कमेंट में कि सर आपका इकोनॉमी का लेक्चर कैसा लगा। सी यू गाइस टुमारो। एंड स्टूडेंट्स, इट वाज गुड। चलिए, तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी 3 बजे। 3 बजे 3 o'clock वी हैव क्लास ऑन ज्योग्राफी, राइट? तो ज्योग्राफी की क्लास के लिए आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू गाइस एट अराउंड 3:15 PM। ठीक है, 3 सवा 3 बजे मिलते हैं आपके ज्योग्राफी के लिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।